Hello students, today we are discuss about chapter number 8 for class plus 2, that is human health and diseases. First of all, we have to be discussed in the human health and diseases. First is the introduction, second part is the how health is affected by the diseases, number 3 type of diseases, number 4 contamination, and number 5 transmission of diseases. We have to discuss all these concepts step by step. So first of all, we have to discuss about the introductory part of the human health and the diseases. So what is health? Health is a state of physical fitness, mental and social well-being. बड़े क्लियर शब्दों में कहा गया है कि हेल्थ जो है वो एक ऐसी स्टेट है जहां पर पर्सन जो है या इंडिविजुअल जो है वो फिजिकली फिट, पूरी तरह से वो अपने आप में फिजिकली फिट महसूस करता है. अगर वो फिजिकली फिट है तभी वो क्या है, मेंटली तौर पर भी तंदुरुस्त है, वो दिमागी तौर पर भी तंदुरुस्त है. और अगर पर्सन दिमागी तौर पर तंदुरुस्त है तो समझो कि वो सोशल वेलबींग है, उसका सोसाइटी में भी एक रोल है. वो तभी है जब उसकी तीनों चीजें फिजिकल फिटनेस, मेंटल और सोशल वेलबींग, तीनों चीजें मिलकर जो होंगी वो पर्सन की हेल्थ को बनाती हैं. अगर हम WHO के सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें भी उन्होंने जो हेल्थ को जो है वो डिफाइन कैसे किया हुआ है कि गुड हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल फिटनेस, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. रिसेंटली अगर हम एक और चीज देखें तो हमारी फोर्थ डायमेंशन जो है, एक फोर्थ डायमेंशन भी एक हेल्थ के बारे में दिया गया है. और उस फोर्थ डायमेंशन में क्या कहा गया है कि स्पिरिचुअल हेल्थ हैज आल्सो बीन सजेस्टेड. इस फोर्थ डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो है, उसको भी एक मान्यता दी गई, उसको भी एक सजेशन के तौर पर रखा गया है कि स्पिरिचुअल हेल्थ इज आल्सो सजेस्टेड. नेक्स्ट कंसेप्ट, आवर हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय, हमारी हेल्थ जो है वो किन तरीकों से अफेक्ट होती है, क्योंकि आज की जो जिंदगी है वो सबकी ऐसी जिंदगी है कि किसी के पास भी समय नहीं है. व्यस्तताओं के कारण जो है मनुष्य अपने शरीर के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर भी जो है वो ध्यान नहीं दे पाता है, जिससे कि वो हर तरह की बीमारी से ग्रस्त होता जा रहा है. तो हमारी हेल्थ जो है वो मेनली 3 कारणों से अफेक्टेड होती है. पहला है इन्फेक्शंस, क्योंकि कभी भी कोई बीमारी जब भी पर्सन को लगती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जो होता है वो इन्फेक्शंस का होता है. जब इन्फेक्शंस होंगे बॉडी में तो ऑटोमेटिकली वो क्या होंगे कि बॉडी में नंबर ऑफ डिजीजेस जो होंगे वो फैलते जाएंगे. नंबर 2 पर है जेनेटिक डिसऑर्डर्स. जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर दोज डिसऑर्डर्स व्हिच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ये एक ऐसी तरह की, इस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स टू पेरेंट्स आगे आगे चलते जाते हैं. दैट मीन्स हम इनको कह सकते हैं कि दीज आर सच टाइप ऑफ द डिसऑर्डर्स व्हिच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. थर्ड, हमारी जो हेल्थ जिससे अफेक्ट होती है दैट इज द लाइफस्टाइल. जो हमारा लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग क्या है कि पर्सन को अपने कार्य करने के साथ साथ उसे अपनी सेहत के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है. कार्य करना एक अलग चीज है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जो है वो एक अलग इशू है. अगर हम स्वास्थ्य पूरी तरह से हमारा जो ठीक होगा तो स्वास्थ्य ठीक होगा तो हम मेंटली तौर पर भी ठीक होंगे, और अगर हम मेंटली तौर पर ठीक होंगे तो हमारे एक समाज के साथ जो रुतबा होगा वो भी अच्छा होगा. और जब हमारा हर किसी के साथ एक रुतबा अच्छा रहेगा दैट मीन्स वो हमारा एक लाइफस्टाइल जो होगा वो हर किसी के साथ जो होगा वो मिलनसार होगा. और वो तभी होगा if our lifestyle is properly maintained. नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है दैट इज द एपिडेमियोलॉजी. व्हाट डू यू मीन बाय एपिडेमियोलॉजी? Epidemiology is the branch of the medical science that studies the distribution of diseases in human population and factors determining the distribution chiefly
स्पेसिफिकली बाय द यूज ऑफ स्टैटिक्स। एपिडेमोलॉजी एक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जो किस चीज के बारे में हमें स्टडी करवाती है, दैट गिव्स अ स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीजेस, मतलब बीमारियों के बारे में जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताती है कि ह्यूमंस में जो है वो किस तरह की बीमारियां और कितनी टाइप की जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिजीजेस की वो ह्यूमंस में हो सकती है, एंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके अगेंस्ट कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं बीमारियों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में, एंड दैट ब्रांच इज नोन एज द एपिडेमोलॉजी। And the next concept is the etiology or the etiology, that is the study of the cause of diseases. Etiology is a branch of science which give us the study of the causes of the diseases. एक इस तरह की etiology, एक इस तरह की हमारी एक ब्रांच है साइंस की जो कि हमें जो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं उन बीमारियों के कारणों का पता लगाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा है पैथोफोबिया। पैथोफोबिया दैट इज इरेशनल फियर ऑफ द डिजीजेस। कई बार पर्सन ऐसे होते हैं कि जो बेवजह ही बीमारियों से डर जाते हैं, हालांकि वो पर्सन को शायद बीमारी उसकी बॉडी में लगी भी नहीं होती है, पर उसमें एक ऐसा फियर फैक्टर होता है कि शायद कहीं मुझे वो बीमारी तो नहीं हो गई है। वो एक फियर फैक्टर जो होता है वो उसके माइंड में हर वक्त रहता है कि कहीं ना कहीं शायद मुझे वो किसी न किसी से वो बीमारी तो नहीं लग गई या मैं संक्रमित तो नहीं हो गया हूं। दैट इज दैट science is known as the pathophobia, that is deals with the irrational fear of the diseases. So next we have to discuss what the diseases. So students, next topic is disease. Disease क्या होता है? It is the disorder functioning of the body that results from an infection, defective diet, heredity, environment or mental disturbance. That is known as disease. अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो डिजीज जो है वो एक तरह से एक ऐसा डिसऑर्डर है जो बॉडी में हमारे पैदा होता है, और जैसे ही वो डिसऑर्डर हमारी बॉडी में पैदा होता है तो उस डिसऑर्डर के पैदा होने से क्या परिणाम निकलते हैं, क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। तो रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, कहां से निकलते हैं, उसके रिजल्ट्स जो है दैट इज फ्रॉम एन इन्फेक्शन। हमारी बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है वो कहीं इन्फेक्शन से ग्रस्त तो नहीं है। इन्फेक्टिव डाइट, क्या हम जो डाइट खा रहे हैं या जो हम डाइट ले रहे हैं वो कहीं इन्फेक्टिव तो नहीं है, या फिर हेरिडिटी, जो हमारी बॉडी में कोई कमी आ रही है या बीमारी लग रही है तो उसके पीछे कोई कारण हेरिडिटी तो नहीं है। हेरिडिटी मीन्स दैट डिसऑर्डर्स that passes from one generation to the next generation. Environment, जिस वातावरण में, जिस environment में, जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं, क्या वो environment जो है वो पूरी तरह से वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग जो है वो सही है या नहीं है। या फिर mental disturbance, हमारा जो दिमाग है वो शारीरिक या मानसिक तौर पर ठीक है या नहीं है। अगर ये सब चीजें बॉडी में ठीक से वर्क नहीं करती हैं तब हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो बीमारियों से ग्रस्त है, डिजीज्ड है। इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से दैट malfunctioning of the body with specific symptoms is called disease. Malfunctioning of the body with specific symptoms, हमारी बॉडी में किसी भी बीमारी के लक्षणों का होना या पाया जाना जो है वो क्या कहलाता है, डिजीज कहलाता है। There are many two types of the diseases, congenital diseases and acquired diseases. Congenital diseases are those diseases which are by the genetic disorders, जो कि किसके द्वारा होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के द्वारा होते हैं, दैट इज दे आर नोन एज अ कंजेनिटल डिजीजेस। सेकेंड टाइप इज द एक्वायर्ड डिजीजेस। एक्वायर्ड डिजीजेस आर दोज डिजीजेस व्हिच आर एक्वायर्ड फ्रॉम अदर पर्सन, जो कि हमें दूसरों से मिलते हैं, दैट डिजीजेस आर नोन एज द एक्वायर्ड डिजीजेस। एक्वायर्ड डिजीजेस आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, infectious diseases and non-infectious diseases. Infectious diseases are also known as the communicable diseases, and non-infectious diseases are known as the non-communicable diseases. Communicable diseases or infectious diseases are further of two types, that is the contagious diseases or non-contagious diseases.
and non-infectious diseases are further of the 6 types. That is number 1 deficiency, number 2 degenerative, number 3 allergy, number 4 addictive, number 5 mental and number 6 is the cancer. इन सब चीजों के बाद हम ये चीज देखते हैं कि एक डिजीज कॉजिंग एजेंट, हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी लग रही है तो उस बीमारी के लगने के पीछे जो है व्हाट इज द कॉजिंग एजेंट, उसके पीछे कोई ना कोई जो कॉजिंग एजेंट होता है जिससे कि बॉडी में बीमारी लगती है. That means any factor, कोई भी फैक्टर, that means that is substance of force that cause disease, जो कि हमारी बॉडी में क्या करता है, बीमारी को जन्म पैदा करता है by its presence. उसके होने से हमारे शरीर में उस कॉजेटिव एजेंट या उस सब्सटेंस या उस फोर्स के होने से हमारी बॉडी में जो डिजीज होती है वो किस वजह से होती है, by its presence, उसका हमारे शरीर में होना, बाय इट्स एब्सेंस या फिर उसका हमारे शरीर में ना होना. डेफिशिएंसी, उसकी शरीर में कमी होना, या फिर एक्सेस या उसका शरीर में बॉडी में जरूरत से ज्यादा पाया जाना भी क्या कहलाता है, बीमारी का एक कारण होता है. तो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं, डिजीजेस या बीमारियों को न्योता देते हैं. वो कब देते हैं, जब हमारी बॉडी को किसी चीज की जरूरत है पर वो क्या है, लिमिटेड जरूरत है, और अगर जरूरत से ज्यादा वो पाए जाते हैं तो बॉडी में बीमारियां होना जो है वो एक आम बात है. या फिर उसकी एब्सेंस, हो सकता है कि हमारे शरीर में उस चीज की जरूरत है और वो बॉडी में नहीं मिल रही है प्रॉपर अमाउंट में, तो उसकी एब्सेंस में भी हमारी बॉडी जो होगी वो बीमारियों से ग्रस्त होगी. या फिर डेफिशिएंसी, उसकी हमारी बॉडी में जरूरत है और जरूरत ना पूरी होने पर भी बॉडी में क्या है, बीमारियां लगती हैं. या फिर एक्सेस, जितनी हमारी बॉडी को जरूरत थी और जरूरत से ज्यादा उसका पाया जाना भी क्या है, बीमारियों को न्योता देना है. दैट मींस दैट इज अ डिजीज कॉजिंग एजेंट. Now we have to discuss about the disease causing agents. There are 5 types of the disease causing agents. Number 1 physical agents, number 2 chemical agents, number 3 mechanical agents, number 4 nutritional agents, and number 5 is the biological agents. Physical agents, there are so many physical agents. Physical agents एक उस तरह के एजेंट्स होते हैं जैसे एक्सरेज हैं, यूवी रेडिएशंस हैं, ऑल दीज आर द फिजिकल एजेंट्स. तो जैसे अब अगर हम वातावरण में देखते तो टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, रेडिएशंस हैं, साउंड पोल्यूशन है, ये सारे क्या है, एक तरह से फिजिकल एजेंट्स हैं जो एक हेल्थ के ऊपर जो वो अटैक करते हैं. तो साउंड पोल्यूशन एक इस तरह का, जो साउंड पोल्यूशन एक इस तरह का है कि जो हमारे ईयर्स के जो टेम्पोरल मेम्ब्रेन्स होते हैं उनको भी करप्ट कर देते हैं. दैट मीन्स देयर आर सो मेनी फैक्टर्स that are to be caused by the physical agents. Number 2 chemical agents. Chemical agents are of 2 types: endogenous chemicals and number 2 exogenous chemicals. एंडोजीनियस केमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, और एक्सोजीनियस केमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के बाहर बनते हैं. एंडोजीनियस केमिकल्स जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का है, यूरिक एसिड का है. तो हार्मोन्स का कई बार क्या होता है कि इम्बैलेंस होना बॉडी में जो होता है वो नंबर ऑफ डिजीजेस को क्या करता है, क्रिएट करता है. यूरिक एसिड का बढ़ना जो होता है वो भी नंबर ऑफ डिजीजेस को बॉडी में क्रिएट करता है. एक्सोजीनियस केमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के बाहर बनते हैं. अब बॉडी के जो बाहर बनते हैं जैसे पॉल्यूटेंट्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, फ्यूम्स हैं, all these are the exogenous chemicals that occurs outside the body. Number 3 mechanical agents. Mechanical agents वो agents होते हैं जो कि फोर्सफुली कई बार प्रेशर के साथ जो होते हैं वो आउटसाइड हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं. जैसे कई बार क्या होता है कि बॉडी के ऊपर फोर्सफुली मैकेनिकल फोर्स जब लगती है तो कई बार क्या होता है कि फ्रैक्चर्स बॉडी में हो जाते हैं या हड्डी टूट जाती है. दैट मींस दैट इज कॉज्ड बाय द मैकेनिकल एजेंट. नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रिशनल एजेंट्स. न्यूट्रिशनल एजेंट्स आर दोज एजेंट्स which include the following food components.
हैं कि हमारी जो डाइट है वो एक पूरी तरह से परिपूर्ण होनी चाहिए। हमारी डाइट तब परिपूर्ण होगी, तब बैलेंस्ड होगी, जब हम हमारे फूड में जो है वो सारे कंपोनेंट्स पाए जाएंगे, जैसे कि फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स, जब हमारे फूड कंपोनेंट्स में सारी चीजें पाई जाएंगी, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जब हमारे फूड में ये सारे कंपोनेंट्स पाए जाएंगे, दैट मीन्स एट दैट टाइम वी कैन से दैट आवर डाइट इज बैलेंस्ड। And when our diet is balanced, that means these are the nutritional agents that are to be present in our body. और जब proper amount में ये चीजें हमारे food में या diet में नहीं होंगी, that means at that time our diet is unbalanced, and when our diet is unbalanced, at that time number of diseases are to be found in our bodies. Next, the last agent is the biological agent. Biological agents are those agents such as bacteria, virus, protozoa, fungus. All these are the biological agents, and by these agents, number of diseases they have to be found in the human bodies. Next, our topic is the contamination. That is most important topic. Contamination. Presence of disease-causing organisms, toxins in non-living materials like water, milk, food, etc. Contamination क्या प्रोसेस है? इसमें प्रेजेंस होती है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स की या टॉक्सिन्स की, जो कि हमारे किसमें प्रेजेंट होते हैं? नॉन लिविंग मटेरियल्स में, like food, water and milk. Next है mode of transmission of diseases. There are two ways for the transmission of diseases. Number one is the direct transmission and number two is the indirect transmission. In the direct transmission, the pathogen of certain diseases reach human body directly with the intermediate agents. ऐसे pathogens जो कि certain diseases के लिए होते हैं, वो ह्यूमन बॉडी में जैसे ही पहुंचते हैं, तो वो पहुंचने का जो उनका तरीका होता है, दैट इज डायरेक्टली विद द इंटरमीडिएट एजेंट। वो मतलब जो पैथोजेंस होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में डायरेक्टली पहुंच जाते हैं विद इंटरमीडिएट एजेंट, मतलब उनको ह्यूमन बॉडी में पहुंचने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? एक इंटरमीडिएट एजेंट की हेल्प की वजह से वो क्या होते हैं कि वो ह्यूमन बॉडी में जो होते हैं वो रीच कर जाते हैं। So there are so many direct transmissions methods. Number one, contact with the infected person. जैसे ही हम किसी एक infected person के साथ मिलेंगे, that means that is the intermediate agent. वो हमें क्या मिला? एक intermediate agent मिला और उस intermediate agent के थ्रू जो पैथोजन होगा वो ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाएगा। तो उस दौरान जो होते हैं, जैसे नंबर ऑफ डिजीजेस जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, लाइक चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रिंग वॉर्म्स, डिजीजेस सच एज चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड रिंग वॉर्म्स. These diseases are enter into the human body directly with the intermediate agent such as chickenpox, smallpox and ringworms. Second, droplet infection. Droplet infection through sneezing, coughing, spitting. जैसे कई बार हम बैठे हुए हैं और हम छींकते हैं, या स्पिटिंग है, थूकते हैं, या कफिंग है, जैसे खांसी आती है तो हम मुंह पर बिना कुछ ढके खांसते हैं, छींकते हैं तो हम नाक को नहीं ढकते हैं, या जहां मन करता है वहां थूक देते हैं. तो ऑल दीज आर द ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस. तो इस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कई बीमारियां जो होती है वो क्रिएट होती हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है,
ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है, कोल्ड कफ है, इन्फ्लुएंजा है, तो ऑल दीज diseases are to be created by the droplet infection. Next है contact with the soil. Soil जो होती है, मिट्टी जो होती है, उसमें नंबर ऑफ वायरसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और मैक्सिमम बच्चों की जो आदत होती है वो मिट्टी में खेलने की होती है, तो उससे क्या होता है कि नंबर ऑफ डिजीजेस जो होते हैं वो उससे क्रिएट होते हैं, जैसे टेटनस है या फिर ब्लड पॉइजनिंग है। नेक्स्ट है एनिमल बाइट, किसी एनिमल की बाइट करने से भी जो पैथोजन होता है वो बॉडी में डायरेक्ट एंटर कर जाता है। और लास्ट है थ्रू प्लेसेंटा, और कई बार क्या होता है कि मदर के मुंह में जो फीटस पल रहा होता है, तो अगर मदर को वो डिजीज है दैट मीन्स तो वो प्लेसेंटा के थ्रू होता हुआ वो उस फीटस तक भी पहुंच जाता है। नेक्स्ट जो है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज का सेकेंड मेथड जो है दैट इज द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है वो एक ऐसा ट्रांसमिशन है जहां पैथोजेंस जो होते हैं वो सर्टेन डिजीजेस के रीच करते हैं ह्यूमन बॉडी में डायरेक्टली, नॉट विद द इंटरमीडिएट एजेंट। इसमें इंटरमीडिएट एजेंट की जरूरत नहीं होती है। विदाउट द हेल्प ऑफ द इंटरमीडिएट एजेंट दे कैन रीच in the human body, and so here these are the transmission of diseases, and by the two methods of transmission the diseases can be entered into the human body, such as direct transmission and indirect transmission. Already discussed in the previous lecture regarding the direct transmission. That is, there are two main methods of the transmission of diseases in the human beings. That is the direct transmission and the indirect transmission. And direct transmission already discussed in the previous lecture. So today we have to discuss indirect transmission. Indirect transmission is that transmission in which the pathogens of some diseases are carried by some intermediate agents. Indirect transmission वो मेथड्स है जिसमें कि पैथोजेंस जो होते हैं कुछ बीमारियों के जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर तो एंटर करते हैं, पर वो एंटर करते हैं थ्रू इंटरमीडिएट एजेंट्स। और हमारे पास डिफरेंट टाइप के इनडायरेक्ट ट्रांसमिशंस हैं। नंबर 1 ऑर्थ्रोपोड वेक्टर, नंबर 2 व्हीकल बॉर्न मेथड, नंबर 3 एयरबॉर्न मेथड, नंबर 4 फॉर्माइट बॉर्न मेथड, एंड नंबर 5 इज द ह्यूमन कैरियर्स। And step by step we have to already discuss all these 5 methods of the indirect transmission. First is the arthropod vector. Arthropod vector जो है वो स्पेशली इंसेक्ट्स में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई के थ्रू जो हमारे पैथोजेंस जो बीमारियां क्रिएट करते हैं दैट इज टाइफाइड, कॉलरा एंड डाइसेंट्री। नंबर 2 पर हमारे हैं मॉस्किटोज। मॉस्किटोज के थ्रू जो हमारे पैथोजेंस डिजीज को क्रिएट करते हैं दैट इज मलेरिया, फिलेरिया, येलो फीवर एंड डेंगू। नंबर 3 दैट इज द रैट फ्ली। रैट फ्ली जो कॉज करते पैथोजेंस डिजीजेस को दैट इज प्लेग, ब्लैक डेथ। नेक्स्ट शीशी फ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस, and the last one is the sand fly that is leishmaniasis. So this is the arthropod vector. Number 2 is the vehicle-borne method of the indirect transmission. Vehicle-borne method में क्या होता है? Pathogens of some diseases are carried by. इसमें जो pathogens हैं हमारे कुछ diseases के वो किसके द्वारा carried out होते हैं? Number 1 फूड, अगर हम किसी के द्वारा लिया हुआ खाना या जो इन्फेक्टेड फूड था अगर हम उसको खाते हैं दैट मीन्स उसके थ्रू फूड के थ्रू जो है वो पैथोजेंस जो है वो बॉडी में एंटर कर जाते हैं। नंबर 2 पर हमारा है वाटर। अगर हम कोई गंदा पानी पीते हैं या कुछ तो उसकी वजह से भी हमारे पैथोजेंस जो है वो बॉडी में एंटर करते हैं। नंबर 3 पर आइस, दैट इज इन्फेक्टेड आइस भी अगर हम खाते हैं तो वो पैथोजेंस जो होंगे वो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे। एंड नंबर 4 इज द मिल्क। मिल्क अगर कोई दूध जो है वो इन्फेक्टेड है या दूषित है तो उसके थ्रू भी पैथोजेंस जो होंगे वो बॉडी में एंटर करेंगे। नंबर 3 इज द एयरबॉर्न मेथड ऑफ द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन।
and in the airborne method pathogens of some diseases are carried by। इसमें जो pathogens हैं कुछ diseases के, वो किसके द्वारा carried out होते हैं? by air and dust। आज की जिंदगी जो है वो दौड़ भरी है, हर किसी की जिंदगी में भागम भाग है, तो हम एयर जो है इसमें पॉल्यूटेड होती है, पॉल्यूशन इतना होता है कि जो हम एयर इनहेल करते हैं या कुछ है तो उससे भी हमारे पैथोजेंस जो है वो बॉडी में एंटर कर जाते हैं। डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू भी जो पैथोजेंस जो होंगे वो बॉडी में एंटर करेंगे। एंड द नंबर 4 इज द फॉर्माइट बॉर्न मेथड, दैट इज द फोर्थ मेथड ऑफ द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन थ्रू द यूज ऑफ द कॉन्टामिनेटेड आर्टिकल्स। अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टामिनेटेड आर्टिकल्स का यूज करते हैं, जैसे कि टॉवल, सपोज करो किसी पर्सन को कोई बीमारी है और उसका यूज किया हुआ टॉवल जो होता है वो दूसरा पर्सन यूज कर लेता है, तो उसके थ्रू जो होगा उसका पैथोजन जो होगा वो उस पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाएगा। क्लोथ्स, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोथ्स को दूसरा पर्सन यूज करता है तो भी उसके पैथोजेंस जो होंगे वो बॉडी में एंटर करेंगे। टूथब्रश, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का टूथब्रश जो है वो यूज किया जाता है तो भी पैथोजेंस जो होंगे वो बॉडी में एंटर करेंगे। या फिर किसी को अगर रिंग वॉर्म है और उसके हेयर्स में रिंग वॉर्म है और उसकी कॉम्ब जो है वो दूसरा पर्सन यूज कर लेता है तो ऑटोमेटिकली उस पर्सन में भी उसके पैथोजेंस जो होंगे वो एंटर करेंगे। That's why our last mode of the indirect transmission is the human carriers. Human carriers, a classic case in the medicine that of Mary Mallon, nicknamed Typhoid Mary, is worth mentioning here. तो हमारा जो सबसे लास्ट मोड जो है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का वो है ह्यूमन कैरियर्स। ह्यूमन कैरियर्स एक इस तरह के कैरियर होते हैं कि जिसमें पर्सन में वो कैरियर तो मौजूद होता है पर उस पर्सन को खुद नहीं पता होता है कि मैं उस कैरियर से, ह्यूमन कैरियर से ग्रस्त हूं, क्योंकि उस बीमारी के जो लक्षण हैं वो सामने नहीं आते हैं। इसका जो कॉमन एग्जांपल है वो मैरी मेलन का है, जिसका कि एक निकनेम जो था वो टाइफाइड मैरी था, जो कि शी वाज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड वाज अ टाइफाइड कैरियर। मैरी मेलन जो थी वो प्रोफेशन से एक कुक थी और वो एक टाइफाइड कैरियर थी, पर वो टाइफाइड कैरियर है वो उसे खुद भी पता नहीं था, क्योंकि मैंने अभी जो कहा कि जो टाइफाइड कैरियर पेशेंट्स होते हैं उनमें उस बीमारी के लक्षण नहीं शो होते हैं और उस पर्सन को भी पता नहीं होता है कि मैं टाइफाइड कैरियर हूं। She continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. वो कई सालों तक लगातार जो टाइफाइड कैरियर था वो कई लोगों तक फैलाती रही। किसके थ्रू फैलाती रही? जो कि वो एक खाना जो था, वो एक रेस्टोरेंट में जो खाना बनाती थी उसके थ्रू जो था, जो टाइफाइड कैरियर था वो कई लोगों में जो था वो फैल चुका था। अल्टीमेटली जब एक सर्वे हुआ कि क्या कारण है कि इतने लोग जो है वो बीमार हो रहे हैं, तो सर्वे में ये पता चला और लोगों से ये पूछताछ की गई कि उन्होंने खाना कहाँ कहाँ खाया, और जब खाना खाने का जो एक सर्वे हुआ तो पता चला कि एक रेस्टोरेंट है जहां पर इन सभी लोगों ने खाना खाया। और जब उस रेस्टोरेंट में जब वहां पर एक मेडिकल टीम बैठी और उसमें एक सर्वे हुआ तो वहां पता चला कि जो वहां पर खाना बनाने वाली जो एक कुक थी मैरी मेलन जो थी वो ऑलरेडी एक टाइफाइड कैरियर थी, क्योंकि जो टाइफाइड कैरियर है वो थ्रू स्पिचिंग या स्नीजिंग करते वक्त जो होता है वो खाना बनाते वक्त वो उसमें ऑटोमेटिकली उसका जो कैरियर होगा वो गया होगा और जो खाना फिर लोगों ने खाया उसके थ्रू जो था वो टाइफाइड कैरियर जो था वो कई लोगों में फैल चुका था। नेक्स्ट इज हाउ पैथोजेंस कॉज डिजीजेस। पैथोजेंस जो होते हैं वो कैसे बीमारियों को जनरेट करते हैं? देयर आर टू मेथड्स ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय द पैथोजेंस। नंबर वन इज द टिश्यू डैमेज। Number one of the pathogens that cause diseases in human beings is the tissue damage. Tissue damage
रेबीज वायरस डिस्ट्रॉय ब्रेन टिश्यू। रेबीज वायरस एक ऐसा पैथोजन है जो किस चीज को डिस्ट्रॉय करता है? ब्रेन टिश्यू को। जो रेबीज का जो वायरस है वो हमारे नर्व से होता हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचने के बाद जो आदमी का ब्रेन टिश्यू होता है उसको डैमेज कर देता है। And the second mode of the pathogens which causes diseases is the toxic secretion. Many microorganisms produce powerful poisons called toxins. मैक्सिमम माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो पावरफुल पॉइजन को क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं? टॉक्सिन्स कहते हैं। फर्दर देयर आर टू टाइप्स ऑफ द टॉक्सिन्स, exotoxins and endotoxins. Exotoxins, these are released as soon as secreted. Exotoxins ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि जैसे ही बनते हैं वो वैसे ही रिलीज हो जाते हैं। These are produced by gram positive as well as gram negative bacteria. Endotoxins, these are produced both by the gram positive as well as gram negative bacteria. Common examples of the exotoxins are diphtheria toxin, tetanus toxin, and chlorotoxin. The second one is the endotoxins. Endotoxins are those that retained in the bacterial cell. एंडोटॉक्सिन्स वो टॉक्सिन्स होते हैं जो कि कहाँ रिटेन्ड होते हैं? बैक्टीरियल सेल में रिटेन्ड होते हैं एंड रिलीज्ड व्हेन बैक्टीरिया डाई। और ये कब रिलीज होते हैं? जब बैक्टीरिया डाई हो जाता है। These are produced only by the gram negative bacteria. जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। These are polysaccharide in nature. Endotoxins are polysaccharides in nature. So here these are the indirect mode of transmission that we have to be discussed one by one. Arthropod vector, vehicle-borne method, airborne method, fomite-borne method, and the human carriers. And lastly, we will discuss how pathogens cause diseases and how many types of the toxins that are present in the human body. And there are two types of the toxins, that are exotoxins and the endotoxins. And in the next lecture, we'll discuss about the malaria and the life cycle of the malaria.